Today we are starting a new chapter in biology and the name of that chapter is breathing and exchange of gases. इसके अंदर हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैसे होता है, डिजीज़ क्या रहेंगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वगैरह, ये सब कुछ इसके अंदर रहेगा। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन भी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इन सब के बारे में आज बात करने वाले हैं। स्टार्ट करें तो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कह रही है कि हमने पहले ये पढ़ रखा है कि जो ऑर्गेनिज्म है हमारा, ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने में सिंपल मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स को। ग्लूकोज कहाँ से आया? कार्बोहाइड्रेट सोर्स से। अमाइनो एसिड्स यानी प्रोटीन और फैटी एसिड यानी फैट से आए ये। तो सीपीएफ से हमारा ये जो सीपीएफ हमने डाइट में लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स जो हमने अपनी डाइट में लिए थे, उन डाइट में मौजूद होने वाले इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। और जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है तो बदले में सेल क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस करता है वो हार्मफुल होती है, तो इसको रिलीज़ करना पड़ेगा बाहर। और क्योंकि ये रिलीज़ हो रही है हमारे कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, तो एक मैकेनिज़्म भी ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जो ऑक्सीजन को तो टिश्यूज़ पे लेकर के जाए और टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर के आए। ये चीज़ है हमारी सारी की सारा जो मेन डिस्कशन का मुद्दा है वो यही है सारा, कि ये सारा काम होगा कैसे, ऑक्सीजन कैसे अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाएगी, वही चीज़ हमने डिस्कस करनी है। एनसीईआरटी रीड करें अगर हम लोग, तो एनसीईआरटी क्या कह रही है? As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acids and fatty acids, etc. to derive energy, to perform various activities. अलग अलग काम करने के लिए जो एनर्जी हमें ऑब्टेन करनी है वो कैसे मिलेगी? इन सब की ऑक्सीडेशन से मिलेगी। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलने वाली है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो हार्मफुल है ये रिलीज़ होती है अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। देयरफॉर इट इज़ एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड। ऑक्सीजन को तो कंटिन्यूसली देना पड़ेगा सेल्स को, और कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स बना रहे हैं उनको बाहर रिलीज़ करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन का, कहाँ से? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, विद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस हो रही है बाय द सेल्स, इसको ही हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। किस चीज़ का एक्सचेंज? ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन कहाँ से? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, विद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे सेल्स। इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, जिसको कॉमनली रेस्पिरेशन कहा जाता है। फिर एनसीईआरटी एक एक्टिविटी करने के लिए कह रही है आपको कि जो है अपना हाथ जो है अपने सीने पे रखो, चेस्ट पे रखो। आपको अपनी चेस्ट जो है ऊपर नीचे होती हुई दिखेगी। ये किस वजह से हो रहा है? आप जानते हो, ये ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है। हम कैसे ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और मैकेनिज्म वगैरह वगैरह क्या है, हम लोग इस चैप्टर के फर्दर सेक्शंस में पढ़ते जाएंगे ये सारी चीज़ें। फिर एनसीईआरटी हमसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात कर रही है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग लेवल के होंगे। जैसे हमने एनिमल किंगडम के अंदर हमने 11 फाइलम पढ़ी थी, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा से लेके हमारी कॉर्डेटा तक। तो इन सब के अंदर अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन होती थी। तो एनसीईआरटी ने हमें एक ब्रीफ अकाउंट दिया है उन सारी चीज़ों का। उसके अंदर कुछ हाईलाइट मैंने किया है कि जैसे सिंपल डिफ्यूजन की बात करी तो सिंपल डिफ्यूजन एक चीज़ एनसीईआरटी ने यहाँ मेंशन करी है। फिर मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू एक जगह रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है, ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू है। फिर ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? हम गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। पल्मनरी रेस्पिरेशन यानी लंग्स के थ्रू हो जाना, और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब जो रेस्पिरेशन हमारी स्किन के थ्रू होती है। अब इस पैराग्राफ के अंदर हमें यही याद रखना है कि सिंपल डिफ्यूजन से किस किस के अंदर हो रहा है, मॉइस्ट क्यूटिकल से किस में हो रहा है, ट्रैकियल ट्यूब से किस किस के अंदर हो रहा है, गिल्स के अंदर कौन कौन शो कर रहा है, पल्मनरी रेस्पिरेशन किसके अंदर आ रही है, और फाइनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किस में हो रहा है। इसके डायरेक्टली एग्जांपल्स याद करेंगे, इसमें और कुछ खास बात नहीं है। तो एनसीईआरटी कह रही है कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे स्पंजेस हो गए, सीलेंट्रेट्स हो गए और फ्लैटवर्म्स वगैरह, इन तीनों के अंदर क्या होगा कि डायरेक्टली सिंपल डिफ्यूजन से हमारा रेस्पिरेशन हो रहा है,
ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, पूरी की पूरी बॉडी का जो सरफेस है वहाँ से हमारा ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू काम हो जा रहा है। किसके केसेस में? लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के केसेस में, जैसे स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स के केसेस में। फिर बात करें अगर हम लोग अर्थवर्म के बारे में, अर्थवर्म के केसेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू अपना काम कर ले रहे हैं रेस्पिरेशन का। फिर हम लोग बात कर रहे हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स के अंदर क्या है? एक नेटवर्क है ट्यूब्स का, नेटवर्क है ट्यूब्स का। उन ट्यूब्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। ये हमारी ट्रांसपोर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को विद इन दी बॉडी, और इसके थ्रू हमारा रेस्पिरेशन हो जाएगा। फिर अगली बात हम लोगों ने क्या देखी है कि गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन, जिसको हम लोग ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ये कहाँ पे आ रहा है? एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स के अंदर। एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, ये बात याद रखनी है। एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क यानी मोलस्का के मेंबर्स, इन सब के अंदर हमें गिल्स देखने को मिलेंगे। फिर बात आई पल्मनरी रेस्पिरेशन की, तो ये क्या है? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स जो है हमारा, ये सब कुछ पल्मनरी रेस्पिरेशन शो करेंगे। और जो फिशेस हैं हमारी, ये गिल से शो करती हैं। और एम्फीबियन और रेप्टाइल जो हैं हमारे, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, ये सब हमारा पल्मनरी रेस्पिरेशन शो करता है, यानी लंग्स के थ्रू। और फाइनली एम्फीबियंस की बात आई तो फ्रॉग जैसे है, तो ये अपनी मॉइस्ट स्किन के भी थ्रू रेस्पिरेशन कर सकता है, जिसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इस पैराग्राफ के अंदर मेन 5-6 जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू काम करना, फिर हमारा मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू करना, फिर ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू, पल्मनरी रेस्पिरेशन, और फिर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इस हिसाब से हमने एग्जांपल्स की एक लिस्ट बनानी है। आपने अपने नोट्स के अंदर एक लिस्ट बनाइएगा आप लोग कि सिंपल डिफ्यूजन से ये 3 एग्जांपल हैं लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के। फिर मॉइस्ट क्यूटिकल का एग्जांपल हमारा अर्थवर्म है। ट्रैकियल ट्यूब्स के एग्जांपल हमारे इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स के अंदर जो एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स हैं, ये लोग क्या करेंगे? एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स हमारे गिल्स शो करेंगे। मोलस्क वाले भी गिल्स शो कर रहे हैं, और फिशेस जो हैं हमारी, ये गिल्स शो कर रही हैं। ये तीनों के तीनों, यानी एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, मोलस्क्स और फिशेस, ये तीनों की तीनों हमारे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं। पल्मनरी रेस्पिरेशन कौन शो कर रहा है? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हो गई, और हमारे ये एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये हमारा पल्मनरी रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं। और एम्फीबियंस के अंदर कुछ मेंबर्स हो गए जैसे फ्रॉग, ये मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन वाले हो गए। इस तरीके से ये वाला पैराग्राफ जो है एग्जाम्पल की वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये बहुत ट्रबल करता है बच्चों को। जैसे इसके अंदर एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड, तो आर्थ्रोपॉड देख के ही बच्चा सोचता है आर्थ्रोपॉड इज एन इंसेक्ट, तो वो ट्रैकियल ट्यूब स्टिक कर देगा। तो इस तरीके की मिस्टेक्स होंगी, तो आप इनके लिए एक लिस्ट बनाना और उसके थ्रू पढ़ना, तो फिर ईजी रहेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं, एनसीईआरटी हमसे बात करती है किसके बारे में? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अरेंजमेंट कैसा है, ये पूरा का पूरा इसने इस पैराग्राफ के अंदर हमें बताया है। वो बताए उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको दिखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप ये इसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ये आपकी सबकी बॉडी के अंदर है। ये सामने आपके एक स्टर्नम नाम की हड्डी होती है, और फिर रिब्स आप सब लोग तो पैल्पेट भी कर सकते हो, छू के देख सकते हो। ये स्टर्नम भी पैल्पेबल है, और सबको पीछे पता है कि यहाँ ये हमारी रीढ़ की हड्डी सबसे पीछे होती है। नीचे डायफ्राम नाम का एक स्ट्रक्चर लगा होगा। तो ये हमारा रिब केज के अंदर पूरा का पूरा पैटर्न है जहाँ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम लगा हुआ होगा। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे है, इसकी पूरी की पूरी डिटेल क्या है, वो ये है। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स होंगी, हम लोग इस फोटो में देख भी पा रहे हैं, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स इसको कहते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स के बाद थोड़ा सा अंदर, ये इसे पूरी नाक के अंदर ये जो जाएगा, इसको नेज़ल पैसेज कहेंगे हम लोग। नेज़ल पैसेज के बाद इसके अंदर यहाँ कहीं नेज़ल चेम्बर होगा। तो ये 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। पहला तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, फिर हमारा नेज़ल पैसेज, फिर नेज़ल चेम्बर, ये चीज़ हुई। तो ये सीक्वेंस आपको भूलना नहीं है, आपने ये सीक्वेंस याद रखना है। एनसीईआरटी में से ही मैंने ये निकाल के लिखा है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स आएगा, उसके बाद नेज़ल पैसेज, फिर नेज़ल चेम्बर, नेज़ल चेम्बर के बाद ये फेरिंग्स में पहुंचेगा। अब जो फेरिंग्स है ना हमारा, फेरिंग्स या फेरिंग्स कहो आप, अब ये एमबीबीएस लेवल की मैं बात बता रहा हूँ। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग नेज़ोफेरिंग्स कहते हैं, ओरोफेरिंग्स कहते हैं और लेरिंजियोफेरिंग्स कहते हैं। इस डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो एनसीईआरटी में दे रखा है।
फिर फर्दर मूव ऑन करें तो फेरिंग्स के बाद हमारा लैरिंग्स आएगा। अब फेरिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, बिकॉज मैंने जैसे ही बताया नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजियोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स की वजह से यहाँ पे क्या है, ओरल कैविटी से कनेक्शन है इसका, और नेजोफेरिंग्स की वजह से ये नेज़ल कैविटी से इसका वो है कनेक्शन है। तो फेरिंग्स क्या है, एयर और फूड का कॉमन पैसेज बन जाता है। ये एक कॉमन रास्ता है जहाँ से एयर भी पास कर रही है और जहाँ से हमारा फूड भी पास कर रहा है। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई खाना खाते टाइम पे ऐसा ना हो जाए कि हमारा जो फूड है वो हमारे ट्रैकिया के अंदर चला जाए, यानी हमारे विंड पाइप के अंदर चला जाए। इसके लिए हमने एक प्रोविज़न रखा हुआ है, एक जो कवर लगा रखा है, उस कवर का नाम है हमारा एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस क्या करता है, ग्लॉटिस को कवर करता है। एपी का मतलब ऊपर और ग्लॉटिस का मतलब ग्लॉटिस के ऊपर कोई जगह है। ग्लॉटिस किसे कहते हैं, ये जो ट्रैकिया की ओपनिंग होती है ना, इसको ग्लॉटिस कहा जाता है। इस ग्लॉटिस के ऊपर हमें एपीग्लॉटिस देखने को मिल रहा है। और एपीग्लॉटिस बना किस चीज़ से है, ये इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। ये चीज़ याद रखनी है कि एपीग्लॉटिस इलास्टिक कार्टिलेज से बना है, ई फॉर ई, इलास्टिक कार्टिलेज। और ये क्या प्रिवेंट करेगा, जब हम लोग खाना सटकेंगे ड्यूरिंग स्वेलोइंग, जब हम लोग सटक रहे होंगे किसी चीज़ को, तो जो ग्लॉटिस है ये कवर हो जाएगा। ग्लॉटिस क्या है, हमारा ट्रैकिया की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहा हमने। ये कवर हो जाएगा एक थिन इलास्टिक कार्टिलेज के बने फ्लैप से, जिसको हम लोग एपीग्लॉटिस कहते हैं। नॉर्मल भाषा में हम इसी को हलक भी कहते हैं। और ये क्या प्रिवेंट करेगा कि फूड की एंट्री ना हो पाए लैरिंग्स के अंदर, यानी ट्रैकिया के अंदर हमारा खाना चला ना जाए। हमने ये प्रिवेंशन कर रखी है, प्रिकॉशन कर रखा है। तो क्या है हमारा अरेंजमेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम का, कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद नेज़ल पैसेज, उसके बाद नेज़ल चेम्बर, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद हमारा लैरिंग्स आएगा, लैरिंग्स के बाद हमारा ट्रैकिया स्टार्ट होगा। लैरिंग्स की बात करें तो यही हमारा फोनेशन बॉक्स है, या फिर साउंड बॉक्स जिसको कहते हैं, ऑर्गन ऑफ फोनेशन वगैरह ये सब है। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया आया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई आएंगे। ट्रैकिया जो है हमारा डिवाइड करता है T5 लेवल पे। T5 का क्या मतलब, थोरैसिक फिफ्थ वर्टिब्रा, थोरैसिक फिफ्थ वर्टिब्रा, ये चीज़ याद रखना। वर्टिब्रा क्या होती है हम लोग अभी आगे बात करेंगे। ट्रैकिया डिवाइड करता है ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई में T5 लेवल पे, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी में, सेकेंडरी के बाद टर्शरी में, उसके बाद ब्रोंकियोल्स में डिवाइड करेगा ये। ब्रोंकियोल्स में भी क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ऐसे ऐसे करके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। उसके बाद जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होंगे लास्ट में वो कहाँ डिवाइड करके एल्वियोलाई में डिवाइड हो जाएंगे। ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का अरेंजमेंट है। यही एनसीईआरटी ने हमें यहाँ बताया है। अब हम लोग एनसीईआरटी को डायरेक्टली रीड कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्या कह रही है, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, दो है ना, एक ये, दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हो गई हमारी, एक ये। फिर आगे बात कर रहे हैं क्या, कि ये कहाँ ओपन होती है, अबव दी अपर लिप्स, ओपन आउट करती है, बाहर खुलती है, ओपन आउट, और अबव दी अपर लिप्स, ऊपर वाले होठों के ऊपर है ये प्रेजेंट, सबके वहीं ही होती है, आप अपने चेक भी कर सकते हो। खैर, इट लीड्स टू नेज़ल चेम्बर थ्रू द नेज़ल पैसेज। ये कहाँ जा रही है, इट लीड्स टू नेज़ल चेम्बर थ्रू द नेज़ल पैसेज, यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद पहले नेज़ल पैसेज आएगा, उसके बाद नेज़ल चेम्बर पे जाएंगे। यही चीज़ हमने यहाँ लिखी, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के बाद नेज़ल पैसेज और उसके बाद नेज़ल चेम्बर। आगे मूव ऑन करें, नेज़ल चेम्बर कहाँ खुलेगा, नेज़ल चेम्बर खुलेगा फेरिंग्स के अंदर। और फेरिंग्स का क्या है, अ पोर्शन ऑफ विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके कि फेरिंग्स के अंदर फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। तो अ पोर्शन, एक पोर्शन ऐसा भी है उन 3 में से जो कॉमन है हमारे पैसेज के लिए फूड और एयर के। फिर बात आई फेरिंग्स कहाँ खुलेगा, फेरिंग्स ओपन थ्रू द लेरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। तो फेरिंग्स जो है हमारा थ्रू द लेरिंग्स ट्रैकिया में खुल जाएगा। लैरिंग्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेज का बना हुआ एक बॉक्स है जो कि क्या करेगा, विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। तो फोनेशन बॉक्स हो गया या साउंड बॉक्स भी कह सकते हैं हम लोग इसको। ये चीज़ हुई कि लैरिंग्स क्या है, कार्टिलेजनस बॉक्स है, कार्टिलेज का बना हुआ है और हेल्प कर रहा है साउंड की प्रोडक्शन में, और इसीलिए हम लोग इसको साउंड बॉक्स भी कह रहे हैं। ये लैरिंग्स के बारे में बात हो गई। फिर क्या चीज़ आई हमारी, एपिग्लॉटिस के बारे में एनसीईआरटी बता रही है कि ड्यूरिंग स्वेलोइंग करते हुए, सटकते टाइम पे ग्लॉटिस, ग्लॉटिस का मतलब क्या, ग्लॉटिस का मतलब क्या हमारा,
ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया को ग्लॉटिस कहते हैं। इसको कवर किया जा सकता है कैसे? बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप, इलास्टिक कार्टिलेज के बने हुए एक फ्लैप से, जिसको हम लोग एपीग्लॉटिस कहते हैं। अब एपीग्लॉटिस का नेचर कैसा है? इलास्टिक कार्टिलेज से बना है। ई फॉर ई याद रख सकते हो आप, इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप के थ्रू। और ये क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है एंट्री ऑफ फूड इनटू दी लैरिंग्स। लैरिंग्स में क्या चला गया खाना, अगर यहाँ लैरिंग्स में चला गया तो ये खाना जो है हमारे लंग्स तक भी पहुँच सकता है और ये डैमेज कर देगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एपीग्लॉटिस नाम की हमारी कार्टिलेजनस फ्लैप रखी गई है। फिर बात आई ट्रैकिया के बारे में। तो ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया इज़ अ स्ट्रेट ट्यूब जो कि एक्सटेंड करती है कहाँ तक? मिड थोरैसिक कैविटी तक। ट्रैकिया क्या है? एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि एक्सटेंड करती है मिड थोरैसिक कैविटी तक और डिवाइड करती है कहाँ पे? ट्रैकिया डिवाइड कहाँ करता है? ये लेवल पूछा जाता है। डिवाइड करता है एट द फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे ये होता है। अब ये वर्टिब्रास क्या होती हैं? तो हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, बैकबोन जिसको कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कह लो या बैकबोन आप कह लो, या बैकबोन जिसे हम लोग कहते हैं, इसके अंदर क्या है? पूरी की पूरी ये बैकबोन जो छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनती है, जिसको हम लोग वर्टिब्रास कहते हैं। वर्टिब्रा जो गर्दन के टाइम में, गर्दन के रीजन में प्रेजेंट है, उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। उसके नीचे जो हमारी बाद में आती है, फिर वो थोरैक्स में आ जाती है, चेस्ट रीजन में, तो उसको थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? लुम्बार वर्टिब्रा कहते हैं। ये किडनी वाले रीजन में प्रेजेंट होती है। फिर हमारी कैसी आएगी? सेक्रल आएगी, सेक्रम वाले रीजन में। उसके बाद कॉकेक्स आ जाएगी हमारी। ये हमारा पूरा का पूरा अरेंजमेंट है। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती हैं, थोरैसिक वर्टिब्रा 12 होती हैं और पीछे, बिकॉज ये पीछे प्रेजेंट है, इन्हीं 12 वर्टिब्रा से ही हमारी रिब्स की अटैचमेंट होगी और इसीलिए सारी की सारी रिब्स भी कितनी होती हैं? टोटल 12 रिब्स होती हैं। सारी की सारी जो रिब्स होंगी पीछे तो वर्टिब्रा से अटैच होती ही होती हैं, आगे होती हैं कि नहीं स्टर्नम से, उसके बेसिस पे हम लोग उसको ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग रिब्स में क्लासीफाई करते थे। लेकिन रिब्स हमारी पीछे वर्टिब्रा से तो अटैच होगी ही होगी। थोरैसिक वर्टिब्रा कितनी है? 12 हैं, तो इसीलिए 12 पेयर ऑफ रिब्स हमें देखने को मिलता है। फिर लुम्बार वर्टिब्रा हमारी 5 होती हैं। सैक्रल और कॉकेक्स जो है 5 वगैरह रहती हैं, लेकिन ये बाद में फ्यूज़ हो जाता है, तो इसका नंबर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये सब बहरहाल हम लोग वापस से डिस्कस करेंगे अपने लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर के अंदर। वापस हम लोग मूव करें क्या कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, यानी ये T5 लेवल पे है, ये भूलना नहीं है। क्या ट्रैकिया डिवाइड करता है? T5 लेवल पे। और किस में? राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। प्राइमरी ब्रोंकाई बनाएगा। डिवाइड करने के बाद T5 लेवल पे ये प्राइमरी ब्रोंकाई बनाएगा और हर ब्रोंकाई जो है वो फर्दर अंडरगो करेगा रिपीटेड डिविजन्स, ताकि सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई बने। और टर्शरी ब्रोंकाई जो है उसके बाद ब्रोंक्यूल्स बनते हैं और उसके जो ब्रोंक्यूल्स हैं फर्दर वो बहुत सारे क्या बनाएंगे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनाएंगे। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फिर फर्दर बहुत सारे क्या बनाएंगे? हमारे फर्दर ये डिवाइड करके हमारी एल्वियोलाई के अंदर बन जाएंगे। ये चीज़ ही हमें देखने को मिल रही है यहाँ कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स गिव राइज टू अ नंबर ऑफ, यानी एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल काफ़ी सारी एल्वियोलाई बनाता है। अ नंबर ऑफ वेरी थिन, बहुत पतला, इर्रेगुलर वॉल्ड और वैस्कुलराइज, मतलब ब्लड सप्लाई इसके अंदर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एल्वियोलाई कहते हैं। ये चीज़ हुई हमारी। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमसे ये पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स कहाँ कहाँ तक दी हुई हैं नेचर ने। तो ट्रैकिया से लेके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये सब इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स के थ्रू जो हैं हमारे प्रोटेक्टेड होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? ट्रैकिया से लेके ब्रोंक्यूल्स में भी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स नहीं। ये इम्पॉर्टेंट बात है। ट्रैकिया से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, यानी ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये सब जो हैं कंसिस्ट करते हैं क्या? हमारा इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स इसके अंदर होंगी। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये एब्सेंट होंगी, इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल हमारा बहुत सारे एल्वियोलाई के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एल्वियोलाई के फीचर्स क्या क्या दिए हैं? वेरी थिन है, इर्रेगुलर वॉल्ड है और वैस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको एल्वियोलाई हमने कहा।
थोड़ा इसको क्लीन करें, आगे मूव ऑन करें हम लोग। तो एनसीईआरटी क्या कह रही है कि जो ब्रांचिंग पैटर्न है, द ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई कंप्राइज करता है लंग को। अब आप ये चीज़ देखो कि ये जो ट्रैकिया था हमारा, ये डिवाइड कर गया था किस लेवल पे, T5 लेवल पे, और इसने फिर क्या बनाया, ये प्राइमरी ब्रोंकाई बनाए, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई बने, फिर टर्शरी ब्रोंकाई बने, उसके बाद फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल और फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, लास्ट में हमारा ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रहा है, ये एल्वियोलाई देखने को मिल रहा है। अब ये बात कह रही है एनसीईआरटी कि जो ट्रैकिया का जो लेवल है T5, इसके आगे के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब के सब लंग का पार्ट बनेंगे। यानी क्या, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, तीन चीज़ें, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ये तीन चीज़ें क्या करेंगी, कंप्राइज कर रही है लंग को। क्या ट्रैकिया पार्ट ऑफ लंग है? नो, ट्रैकिया इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लंग, लेकिन ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई जो है ये कंप्राइज करता है लंग को। इसका जो ब्रांचिंग नेटवर्क है पूरा का पूरा। फिर बात आई क्या कि हमारे पास दो लंग्स हैं, सबके पास ही दो लंग होते हैं। अब ये जो लंग्स हैं हमारे, ये कवर्ड होते हैं बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा। प्लूरा क्या होती है? प्लूरा एक लेयर है हमारी पेरिटोनियम की जो कवर करती है हमारे लंग्स को। पेरिटोनियम वगैरह के चक्कर में मत पड़ो आप, बस एक चीज़ समझ लो कि एक हमारी लेयर प्रेजेंट है, एक चद्दर टाइप में लेयर प्रेजेंट है जो कि डबल लेयर की है, दो लेयर में प्रेजेंट है, और ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है। दोनों लंग्स के ऊपर ये चढ़ी हुई होगी। अब जब दो लेयर्स हैं तो ये लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भी भरा होगा, और जब फ्लूइड भरा होता है दो चीज़ों के बीच में तो उसका काम क्या होता है कि रिड्यूस करना फ्रिक्शन को। जॉइंट्स में भी आप यही देखने को मिलता है आपको, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर, कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए, इसलिए हम लोगों ने वहाँ फ्लूइड रख दिया, एक साइनोवियल फ्लूइड जिसको कहते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए आप ये डायग्राम देखो अगर, तो ये मेरा लंग है, ये मेरा लंग है, तो एक अगर मैं ऐसे मान लूँ, एक मेरी प्लूरा ये रही और दूसरी ये ऐसे पूरा कवर करेगी इसको, और दूसरी प्लूरा मेरी ये रही जो कि ये रिब्स वगैरह से थोड़ी सी अटैच होगी, और इसके बीच में क्या है, मेरा कुछ ना कुछ फ्लूइड भरा हुआ होगा। इस तरीके से मेरा फ्लूइड भरा हुआ होगा। थोड़ा पतला हाइलाइटर ले लेता हूँ। ये मेरा बीच में येलो कलर में मैंने प्लूरल फ्लूइड दिखाने के लिए ये लिया है। अब एक चीज़ ये गौर से अगर आप देखो तो एक प्लूरा जो है मेरी, ये किसके कांटेक्ट में है? थोरैसिक केज के कांटेक्ट में है। एक प्लूरा मेरी लंग सरफेस के कांटेक्ट में है, और इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है? मेरा प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। यही चीज़ एनसीईआरटी क्या कह रही है कि वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाई अ डबल लेयर्ड प्लूरा। तो दो प्लूरा हमने देखी, और इनके बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होगा। प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या है कि ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को लंग सरफेस पे। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जो यहाँ मैंने ब्लू कलर से बनाई, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन ये ग्रीन वाली। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कांटेक्ट विद दी थोरैसिक कैविटी, यानी हमारे चेस्ट वॉल से कनेक्टेड है ये, और ये लंग सरफेस से कनेक्टेड है हमारी इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। यही चीज़ एनसीईआरटी कह रही है, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in contact with the lung surface. inner pleural membrane lung surface के contact में है। फिर बात आती है क्या कि the part starting with external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके दो पार्ट्स हैं। पहला है हमारा क्या? कंडक्टिंग पार्ट, और दूसरा है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट। पहला है हमारा कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा है हमारा रेस्पिरेटरी पार्ट। ये रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर जिसको हम लोग एक्सचेंज पार्ट भी कहते हैं, ये दो चीज़ें हैं हमारी। अब ये कहाँ से कहाँ क्लासिफाई हुआ? तो हमने ऊपर बात करी थी ये पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन के एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके हम लोग ऐसे क्लासिफाई करते हैं और एल्वियोलाई पे आके ये ख़त्म होता है। तो अब एनसीईआरटी क्या कह रही है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक ये सारी की सारी कहानी क्या है? हमारा एक्सचेंज पार्ट नहीं है, ये कंडक्टिंग पार्ट है। ये पूरा का पूरा क्या है? हमारा कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट के कितने काम? 4 काम। आगे बात करते हैं। और इसके आगे का एल्वियोलाई और उसका जो ब्रांचेस वगैरह हैं, डक्ट्स वगैरह हैं, ये सब क्या कंस्टिट्यूट करेंगे?
एल्वुलाई एंड देयर डक्ट्स, ये क्या फॉर्म करेगा, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। वो कंडक्टिंग पार्ट है तो कंडक्ट करने का काम करेगा। हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे कि कंडक्ट करने का काम कैसे कर रहा है वगैरह वगैरह। स्टार्ट करें क्या, फिर से वापस एनसीईआरटी क्या कह रही है कि जो एल्वुलाई है और उसके जो डक्ट्स हैं ये फॉर्म करते हैं रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज होगा गैसेस का। फिर बात आती है कंडक्टिंग पार्ट के काम की। कंडक्टिंग पार्ट क्या क्या करता है, सबसे पहला काम आता है कि क्या कर रहा है ये, पहली चीज़ आती है ट्रांसपोर्ट की। पहला काम है इसका ट्रांसपोर्ट करना। दूसरा काम करना क्या कि ये क्लैरिफाई करना इसको फॉरेन पार्टिकल से। तीसरा काम है इसका ह्यूमिडिफाई करना। और चौथा काम क्या है इसका, टेम्परेचर को हमारे बॉडी टेम्परेचर तक लेकर के आना। ये 4 काम हैं हमारे कंडक्टिंग पार्ट के। पहला ट्रांसपोर्ट करना एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वुलाई तक, ये ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, हमारा कंडक्टिंग पार्ट करेगा। दूसरा काम क्या है कि इसको क्लियर करेगा, किससे, फॉरेन पार्टिकल से। तीसरी चीज़ क्या है, इसकी ह्यूमिफिकेशन करेगा, इसकी ह्यूमिडिफिकेशन करेगा। और चौथा काम क्या है कि एयर को हमारे बॉडी टेम्परेचर तक ये लेकर के आएगा, कौन, हमारा कंडक्टिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट। इसके अंदर हमारे एक्चुअल एक्सचेंज या फिर क्या ट्रांजिशन होगी इसकी, या ट्रांसपोर्ट होगा हमारे गैसेस का। कार्बन डाइऑक्साइड सेल में जो थी वो एल्वुलाई साइड से हमारी बाहर चली जाएगी। एल्वुलर एयर थी जो हमारी, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच थी, वो बाहर चली जाएगी। और एटमॉस्फेरिक एयर जो हमारी ऑक्सीजन रिच थी वो हमारी अंदर आ जाएगी। Exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and the atmospheric air। ये important है, ये याद रखना कि exchange part के बीच में exchange किस किस में हो रहा है, blood में और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में ये एक्सचेंज होता है। ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में हमारा एक्सचेंज हो रहा है एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी पार्ट के अंदर। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। ये भूलना नहीं है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। फिर बात आई आगे कि द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चेम्बर। जो लंग है हमारा ये कहाँ पर सिचुएटेड है, थोरैसिक चेम्बर के अंदर ये सिचुएटेड है, जो कि अनाटमिकली एक एयर टाइट चेम्बर है। ये अनाटमिकली जो वर्ड यूज़ किया ना इसने, ये बहुत इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये जो थोरैसिक चेम्बर है हमारा, हम लोग इसको समझ लें अगर, तो आप इसको देखो कि ये सामने स्टर्नम पड़ी है, इधर जो है ये पूरी रिब्स इधर लेफ्ट साइड में भी हैं, उधर राइट साइड में भी हमारी रिब्स प्रेजेंट हैं। पीछे की तरफ क्या है हमारा, ये रीढ़ की हड्डी बैकबोन है जो कि वर्टिब्रा का पूरा बन करके बना है। और नीचे हमें ये देखने को मिल रहा है मस्कुलर फ्लैप, जिसको डायफ्राम भी हम लोग कहते हैं। तो हर तरीके से क्या है, ये एयर टाइट चेम्बर है हमारा, और ऊपर इसके स्किन और मसल्स चढ़ी हुई होंगी तो कहीं से एयर तो घुस नहीं सकती। अब इसी के अंदर हमारा लंग प्रेजेंट है, तो हमारा जो ये जो थोरैसिक कैविटी है ना, थोरैसिक कैविटी का हमारा कुछ अरेंजमेंट ऐसा है कि हम लोग इसके अंदर कोई भी चेंज करते हैं वो डायरेक्टली लंग की वॉल्यूम के अंदर चेंज दिखेगा। यही चीज़ एनसीईआरटी आगे बात कर रही है। लंग्स आर सिचुएटेड इन दी थोरैसिक चेम्बर विच इज़ अनाटमिकली एन एयर टाइट चेम्बर। थोरैसिक चेम्बर जो बना है हमारा, ये बना कैसे है, डॉर्सली या डॉर्सल वेंट्रल समझने के लिए मैं आपको विश्राम सिंह की जनरल एनाटमी की टेक्स्ट बुक में से एक चीज़ दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखो आप लोग, ये हमारा ह्यूमन है। अब इसके जो ऊपर वाला पार्ट होगा ना, इसको हम लोग कहेंगे सुपीरियर, नीचे वाली चीज़ को कहेंगे इन्फीरियर। ये जो फेस की तरफ सामने की तरफ कोई चीज़ होगी तो हम लोग कहेंगे इसको ये एंटीरियर है या वेंट्रल है, और जो पीछे की तरफ होगा इसको हम लोग कहेंगे कि ये पोस्टीरियर है या डॉर्सल है। ये चीज़ समझ लो, ये अनाटमिकल पोजीशन में ही हम लोग, ये खड़ा है हमारा जो डायग्राम है, ये अनाटमिकल पोजीशन में हमारा ये सब्जेक्ट खड़ा है। इसको हम लोग देख सकते हैं कि ये सामने वाला जो सरफेस रहेगा इसको हम लोग एंटीरियर सरफेस कहेंगे, और इसी को ही हम लोग वेंट्रल सरफेस कहेंगे। और जो पीछे वाला सरफेस है हमारा, ये क्या है, ये डॉर्सल सरफेस है, या इसी को ही हम लोग पोस्टीरियर सरफेस कहेंगे। अगर बाई चांस भूल जाओ तो ये देखो वेंट्रल के अंदर वी आ रहा है, इस वी को ही आप उल्टा कर दो तो ये ए बन जाएगा। तो एंटीरियर और वेंट्रल और पोस्टीरियर और डॉर्सल एक ही बात होती है। अब डॉर्सली कौन यानी पीछे कौन बना रहा है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। वेंट्रली कौन बना रहा है, हमारी स्टर्नम यानी हमारी डैगर बोन, ये जो सामने हमारा इसके बीच में होती है, रिब्स के बीच में, ये स्टर्नम है बीच में,
सारी की सारी रिब्स आके इस पे अटैच होंगी अगर, तो उनको ट्रू रिब्स कहा जाएगा, ये ऊपर वाली। फिर उसके बाद ये 7, 8, 9, 10, 11 फ्लोटिंग रिब्स भी होती हैं। बहरहाल ये सब तो लोकोमोशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग मूव करें तो थोरैसिक चेम्बर कैसे बना है, डॉर्सली बना है वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली बना है स्टर्नम से, और लैटरली, लैटरल मतलब साइड में, लैटरली कैसे बना है रिब्स से, और नीचे लोअर साइड यानी इन्फीरियरली कैसे बना है डोम शेप के डायफ्राम से। डायफ्राम मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर सबस्ट्रक्चर है एक। फिर बात आई क्या कि अनाटमिकल सेटअप जो है हमारा लंग्स का थॉरेक्स के अंदर ऐसा है कि एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग कैविटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसे रट लो कि द अनाटमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थॉरेक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग कैविटी। कि हमारा लंग्स का या हमारे इसका जो लंग्स प्रेजेंट है थॉरेक्स के अंदर, इसका अरेंजमेंट ही ऐसा है कि अगर थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम के अंदर कोई चेंज होगा तो ये चेंज रिफ्लेक्ट करेगा हमारे लंग कैविटी के भी अंदर। और ऐसा अरेंजमेंट नेसेसरी क्यों है ब्रीदिंग के लिए? क्योंकि हम लोग अपनी लंग की जो वॉल्यूम है उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। Such an arrangement is essential for breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume। हम लोग डायरेक्टली तो इसको ऑल्टर नहीं कर सकते पल्मोनरी वॉल्यूम यानी लंग वॉल्यूम को, लेकिन हम लोग इनडायरेक्टली कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, इसका जवाब एनसीईआरटी ने हमें यहाँ दिया। क्या कि हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से हम लोग अपने थोरैसिक कैविटी की यानी थॉरेक्स की वॉल्यूम को चेंज करें। जब थॉरेक्स की वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो हमारी लंग वॉल्यूम अपने आप चेंज हो जाएगी, बिकॉज इसका अनाटमिकल सेटअप ऐसा है लंग्स का थॉरेक्स के अंदर कि कोई भी चेंज अगर हम लोग अपनी थोरैसिक कैविटी के अंदर करेंगे वो चेंज हमारी लंग कैविटी के अंदर भी देखने को हमें मिल जाएगा। और इसीलिए हमने क्या करना है कि हमें किसी भी तरीके से अपनी थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम को चेंज करना है जिससे हमारी लंग वॉल्यूम चेंज हो जाए और हम लोग रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर सकें। क्योंकि हम लोग अपनी जो लंग वॉल्यूम है, पल्मोनरी वॉल्यूम है, उसको डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते। ये चीज़ है। अब इसी से आपका मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ये अगर आपने ये वाली बात समझ ली तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन आपको समझ में आ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे हम लोग डायरेक्टली चलें तो ये एक पैराग्राफ का डायरेक्टली ये है क्या कि ब्रीदिंग के अंदर 2 स्टेजेस होती हैं, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। अब आप एक चीज़ याद रखो कि जो सब्सटेंस है जैसे एयर हो गया हमारा, ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई प्रेशर से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये जाएगा। ये चीज़ समझ ली अगर आपने, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आपने ये समझ ली तो। अब देखो हमने 2 बात अब तक डिस्कस करी। पहली बात ये कि हमारी जो एयर है वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हमारी एयर मूव करेगी, पहली बात ये। दूसरी बात हम लोग अभी पढ़ के आए ये कि हमारा अनाटमिकल सेटअप जो लंग्स का है वो ऐसा है कि हम लोग अगर तो हमें लंग के अंदर कोई वॉल्यूम चेंज करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम में चेंज लाएंगे। ये चीज़ हमें 2 बात हमने डिस्कस कर ली। अब देखो किसी भी तरीके से हमें इंस्पिरेशन करनी है, अगर इंस्पिरेशन करनी है हमें तो क्या करना पड़ेगा। इंस्पिरेशन का क्या मतलब है कि एयर जो है हमारा, एयर जो है हमारी, एयर ये एटमॉस्फेयर है और ये लंग है हमारा। इंस्पिरेशन का क्या मतलब है कि हम लोग एयर को बाहर से अंदर ला रहे हैं। इंस्पिरेशन का यही मतलब है, अंदर, इन मतलब अंदर। इंस्पिरेशन का मतलब एयर हमारी बाहर से अंदर आ रही है। अब जब हमारी एयर बाहर से अंदर आएगी तो कब आएगी, जब एयर प्रेशर बाहर ज़्यादा हो और अंदर कम हो, यानी नेगेटिव होना चाहिए अंदर की तरफ बाहर के रिस्पेक्ट में, तभी हमारा इस तरफ का फ्लो होगा। अब ये कब होगा, जब अंदर वाली वॉल्यूम हम लोग इंक्रीज़ कर लेंगे। हमारी लंग वॉल्यूम जो है हमें इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। ये चीज़ भी कैसे, इंस्पिरेशन के अंदर लंग वॉल्यूम इंक्रीज़, इसमें भी इंस्पिरेशन में इन आ रहा है, इंक्रीज़ आ रहा है, और इसमें एयर कहाँ आएगी, इन आ जाएगी। इन इन इन, लंग वॉल्यूम को इंक्रीज़ करो, इंस्पिरेशन होगी जिससे एयर आपकी इन आ जाएगी। ये इस तरीके से अगर आपने याद रखा तो आप कभी इसको भूलोगे नहीं।
और कैसी होती है ये ब्रीदिंग? नेगेटिव ब्रीदिंग होती है, नेगेटिव प्रेशर हमें बनाना पड़ेगा तब हमारी ब्रीदिंग हो पाएगी। इंस्पिरेशन अगर हमें करनी है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इंस्पिरेशन हमें करनी है, इसका ये मतलब है एयर बाहर से अंदर आएगी, यानी हमें अंदर के प्रेशर को किसी तरीके से डिक्रीज़ करना है। प्रेशर को डिक्रीज़ करना है तो वॉल्यूम को इंक्रीज़ करो। वॉल्यूम को इंक्रीज़ कैसे करोगे? लंग की वॉल्यूम को इंक्रीज़ कैसे करोगे? तो हमारा यही सब जवाब आ जाएगा क्या, कि हम लोग क्या करेंगे, थॉरेक्स की जो वॉल्यूम है उसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे। थॉरेक्स की वॉल्यूम एक्सपैंड कैसे करेगी वो आप इस डायग्राम से समझो कि थॉरेक्स की वॉल्यूम कैसे एक्सपैंड करेगी, कि हमारे ये जो डायफ्राम है ये नीचे मूव करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारा डायफ्राम, तो ये एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर क्या कर रहा है, हमारी इसकी वॉल्यूम को एक्सपैंड कर रहा है। और ये रिब्स के ऊपर जो मसल्स लगी हुई होंगी हमारी एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये भी हमारी पुल करेंगी किसको, चेस्ट वॉल को बाहर की तरफ अपवर्ड्स पुश करेंगी। तो क्या होगा, हमारी चेस्ट कैविटी की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। अब जब ये वॉल्यूम बढ़ गई हमारी चेस्ट कैविटी की तो इसके अंदर प्रेशर जो है नेगेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, और इंस्पिरेशन हो जाएगा हमारा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमारी एयर अंदर आ जाएगी। ये है हमारा इंस्पिरेशन का मैकेनिज़्म। एक्सपिरेशन के अंदर ठीक इसका उल्टा होगा। अगर हमें एक्सपिरेशन करवाना है यानी हमें अंदर प्रेशर जो है ज़्यादा करना पड़ेगा, बाहर जो है हमें प्रेशर कम बनाना पड़ेगा, यानी हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशर बनाना पड़ेगा हमारे चेस्ट वॉल के अंदर यानी लंग्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, डायफ्राम को रिलैक्स करवा देंगे वापस से, और हमारी जो मसल्स थी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स उसको भी रिलैक्स करवा देंगे। हमारे जो लंग्स हैं उसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगी, लंग वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गई तो हमारा प्रेशर जो है इंक्रीज़ कर जाएगा, तो हमारी एक्सपिरेशन कॉज हो जाएगी। यही चीज़ एनसीईआरटी ने हमें यहाँ बोली है। ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर आएगी, और एक्सपिरेशन जिसके अंदर जो एल्व्यूलर एयर है उसको बाहर छोड़ा जाएगा। एल्व्यूलर एयर इज़ रिलीज्ड आउट। मूवमेंट ऑफ एयर into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient। प्रेशर ग्रेडियंट आपको बनाना पड़ेगा तभी आपकी एयर अंदर या बाहर जा पाएगी। कहाँ पे, लंग और एटमॉस्फेयर के बीच में। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स। इंस्पिरेशन कब होगी, जब प्रेशर जो है लंग्स के अंदर यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ये क्या है, लेस दैन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए इन लंग्स में, लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए, यानी जो प्रेशर है वो लेस दैन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। कौन सा प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर शुड बी लेसर दैन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हमारी इंस्पिरेशन कॉज करेगी। और सिमिलरली एक्सपिरेशन कब होगी, एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर यानी पल्मनरी यानी लंग्स के अंदर, और इंट्रा मतलब अंदर, तो पल्मनरी प्रेशर जो है यानी इंट्रापल्मनरी प्रेशर, हमारा जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो हाइयर होगा अगर दैन दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब हमारी एक्सपिरेशन कॉज हो जाएगी। फिर बात आती है ये होता कैसे है, अचीव कैसे होता है, उस चीज़ को यहाँ बताया एनसीईआरटी ने कि द डायफ्राम एंड अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। कोस्टल जो शब्द है इसका मतलब होता है रिब्स, इंटर का मतलब बीच में, तो बिटवीन द रिब्स कोई मसल्स होती हैं हमारी, उनका नाम है इंटरकोस्टल मसल्स। 2 तरीके की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। कहाँ प्रेजेंट होंगी, बिटवीन द रिब्स, नाम से पता चल रहा है बिटवीन द रिब्स। तो हमारी ये 3 मसल्स का नाम लिया एनसीईआरटी ने, पहला डायफ्राम का नाम लिया, और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल का नाम लिया, और तीसरा इंटरनल इंटरकोस्टल का नाम लिया। ये क्या कर रही हैं, तीनों टाइप की मसल्स ये हेल्प कर रही हैं जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स में, प्रेशर ग्रेडियंट को जनरेट करवाने में इनका सबसे बड़ा रोल है। इंस्पिरेशन इनिशिएट होएगी कैसे, कि डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इंस्पिरेशन इनिशिएट कैसे होएगी, बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा अगर, तो हमारी जो वॉल्यूम है वो कैसे इंक्रीज करेगी, विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक चेम्बर इन द एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस। एंटेरोपोस्टीरियर एक्सिस का मतलब इस तरीके से, और
जो हमारा डॉर्सोवेंट्रल है, इसका मतलब इस तरीके से आप ये चीज़ इमेजिन भी कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है कि अगर आपका डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो सर से पैर की तरफ ही, यानी एंटेरो पोस्टीरियरली ही आपकी इस एक्सिस पे ही आपकी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रही है थोरैसिक कैविटी की। और रिब्स अगर आगे उठ रही हैं, हम लोग अपनी बॉडी में फील भी कर सकते हैं, रिब्स जो है हमारा थोरैसिक कैविटी आगे को उठ रही है, तो चेस्ट से बैक की तरफ को ये हो गई डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस हमारी, जो हमारी ये वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी। फिर बात आई आगे हम लोग डिस्कस करें, एनसीईआरटी क्या कहती है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट करेगी हमारी रिब्स को और थोरैसिक केज को और स्टर्नम को, यानी हमारी जो रिब्स हैं और हमारी जो स्टर्नम है इसको लिफ्ट कौन करेगा, हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जिसकी वजह से इंक्रीज होगा वॉल्यूम के अंदर थोरैसिक चैम्बर की किस एक्सिस पे, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में। अब इम्पॉर्टेंट यही है, ये ही पूछा जाता है कि डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस के अंदर जो वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ है वो किसकी कॉन्ट्रैक्शन से हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की वजह से हुआ है। और इंक्रीज इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस किसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम की वजह से हुआ है। सिमिलरली क्या क्वेश्चन बन सकता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस किस वजह से होगा, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम की वजह से होगा। और सिमिलरली इधर भी पूछा जा सकता है कि जो डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वो किस वजह से होगा, ये होगा रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक्सटर्नल और डायफ्राम के मसल्स में, जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उस वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, और अगर इन्हीं में जो है रिलैक्सेशन हो जाएगी तो हमारी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। द ओवरऑल इंक्रीज इन दी थोरैसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन दी पल्मोनरी वॉल्यूम। यही बात हम लोग तब से लेके गा रहे हैं क्या, कि जब ओवरऑल इंक्रीज होएगा थोरैसिक वॉल्यूम के अंदर, ये कॉज करेगा सिमिलर इंक्रीज हो जाना हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम में, यानी लंग वॉल्यूम में। और जब इंक्रीज होएगा हमारा पल्मोनरी वॉल्यूम, एंड इंक्रीज इन दी पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज करेगा हमारा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंक्रीज कर रही है अगर वॉल्यूम तो डिक्रीज करेगा हमारा प्रेशर, और ये प्रेशर डिक्रीज करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी नीचे चला जाएगा, जिससे हमारी जो फोर्स लगेगी कहाँ पर लगेगी, आउटसाइड टू इनसाइड लगेगी, तो एयर हमारी बाहर से अंदर आ जाएगी, यानी इंस्पिरेशन हो जाएगा। और इसका उल्टा कब होगा, जब रिलैक्सेशन होगी, तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन, और रिड्यूस कर देगा थोरैसिक वॉल्यूम को, देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम को। थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गई तो उसका इफेक्ट हमें लंग वॉल्यूम पे भी देखने को मिला, तो ये भी डिक्रीज हो गई। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज, क्योंकि अब वॉल्यूम डिक्रीज हुई तो प्रेशर इंक्रीज कर गया, वॉल्यूम डिक्रीज करी तो प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया तो प्रेशर स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, जिससे एक्सपल्शन ऑफ एयर हो गई फ्रॉम द लंग्स, यानी एक्सपिरेशन कॉज हो गई। अब हमारे पास ये जो पैराग्राफ है ये आता है किसके बारे में, हमारी फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बारे में या फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बारे में। हमारे को एनसीईआरटी क्या कह रही है कि वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। यानी एब्डोमिनल मसल्स को हम लोग कब यूज़ करेंगे, हमारा फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सपिरेशन के अंदर। यानी वी हैव द एबिलिटी का मतलब हम अपने मन से कर रहे हैं, नॉर्मली जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। हम लोग अगर ज़बरदस्ती, अगर हम लोग जैसे मैं आपको बोलूँ टेक अ डीप ब्रेथ, तो अगर आप ऐसे अंदर की तरफ सांस खींचो तो आप अपने मन से खींच रहे हो, डीप इंस्पिरेशन कर रहे हो आप, तो वो किसकी मदद से कर रहे हो आप, एब्डोमिनल मसल्स की मदद से कर रहे हो। फिर बात आई क्या कि ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन कितना ब्रीथ करता है, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट का है ये, एक मिनट में 12 से 16 टाइम, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, पूछा भी जा चुका है एक बार।
द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय अ डिवाइस कॉल्ड स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मनरी फंक्शंस। अब ये जो एयर आप कितनी निकाल रहे हो छोड़ रहे हो वो किससे मेजर कर सकते हैं हम लोग? स्पायरोमीटर की मदद से इसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ अभी मैं आपको बता दूं, स्पायरोमीटर क्या मेजर नहीं कर सकता? तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम को हमारा मेजर नहीं कर सकता। रेजिडुअल वॉल्यूम को हमारा स्पायरोमीटर मेजर नहीं कर पाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर विच हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ पल्मनरी फंक्शंस। लेकिन स्पायरोमीटर हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकता। अब इन डायग्राम्स की तरफ देखें तो हमें ये इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का मैकेनिज्म ही दिखा रखा है कि हमने क्या किया। ये हमें देखने को मिल रहा है, हमारी रीढ़ की हड्डी बैकबोन है, ये डायफ्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के अंदर हमारी वॉल्यूम इंक्रीज हुई। रिब्स और स्टर्नम कब रेज होंगी? जब हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स ने इसको ऊपर लिफ्ट किया। तो ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के अंदर हमारी वॉल्यूम इंक्रीज करी। वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है अगर, तो हमारा प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो बाहर से प्रेशर की वजह से अंदर एयर आ जाएगी, तो एयर एंटर कर जाएगी लंग्स में। ये एरो को बहुत ख्याल देना, ध्यान देना, इन एरो का बहुत ख्याल रखना, क्योंकि इनसे डायग्राम दे करके पूछा भी जा चुका है कि क्या शो कर रखा है, कौन सा मैकेनिज्म है, इंस्पिरेशन है या एक्सपिरेशन है। सिमिलरली जब हम लोग डायफ्राम को रिलैक्स करेंगे तो डायफ्राम अपना वापस आर्च्ड पोजीशन में, डोम्ड पोजीशन में पहुंच जाएगा। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब इसको रिलैक्स करवा देंगे हम लोग तो ये रिब्स को उठाना बंद कर देगी, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये बैकबोन हमारी अभी भी वही है। और क्या होगा इसकी वजह से? वॉल्यूम क्योंकि डिक्रीज़ कर रही है तो प्रेशर जो है हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। तो एयर जो है कम एयर प्रेशर वाले जोन में बाहर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि अंदर ज़्यादा प्रेशर है, अंदर ज़्यादा प्रेशर है, बाहर कम प्रेशर है। यहाँ इसका उल्टा था, बाहर ज़्यादा प्रेशर था, अंदर कम प्रेशर था। सारा खेल कैसे है कि वॉल्यूम को चेंज करो, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करोगे तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, और वॉल्यूम को डिक्रीज़ करोगे तो प्रेशर हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये किस केस में ज़रूरी है? इंस्पिरेशन करने के लिए कि वॉल्यूम को इंक्रीज़ करो तो प्रेशर डिक्रीज़ हुआ तो बाहर से एयर अंदर आ जाएगी, और वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर दो, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा तो एयर जो है बाहर चली जाएगी। ये हमारा एक्सपिरेशन के केस में हमें देखने को मिला। सारी कहानी बस यही है। एक चीज़ जो ये लास्ट बचती है इस टॉपिक के अंदर वो ये है कि रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ब्रीदिंग और पल्मनरी वेंटिलेशन सबसे पहला है, जिसके अंदर क्या है, एटमॉस्फेरिक एयर जो है अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर जो है बाहर जाएगी। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि एल्वियोलर एयर जो होगी वो रिच होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, और एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो रिच होती है हमारी ऑक्सीजन के अंदर। तो एटमॉस्फेरिक एयर को हमें अंदर लेना है और एल्वियोलर एयर को हमें बाहर छोड़ना है। दूसरा स्टेप क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैसेज होगा। किसके अंदर? हमारे ब्लड और एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर। ब्लड और एल्वियोलर उसमें होता है, ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये काम होगा। इसको हम लोग फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होगा कि ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के एल्वियोलर साइट पे आएगा, और एल्वियोलर साइट से ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा। फिर डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, कहाँ पर? ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में, कि जो ब्लड है हमारा वो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन देगा और टिश्यूज़ जो हैं वो ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। फिर यूटिलाइजेशन करेंगे ऑक्सीजन का सेल्स हमारे कैटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर, और रिजल्टेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको ये रिलीज़ भी कर देंगे। ये सेलुलर रेस्पिरेशन पहले आप पढ़ चुके हो 14वें चैप्टर के अंदर, इसको हम लोग फर्दर बाद में कभी डिस्कस भी कर लेंगे। बहरहाल दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग अपनी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे।